तनाव इतना कि रस्सी टूट गई। शरीर आत्मा नहीं है, यह विनाशी है, लेकिन विनाश करने की चीज भी तो नहीं है। शरीर आत्मा का वस्त्र है तो क्या? पहनने योग्य वस्त्र फाड़ते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि उस पर क्या गुजरेगी। जिसने अपने लहू से इसका रेशा बनाया था, वह उस फटे हुए वस्त्र को कैसे देख पाएगा? जिसने इसे बुनने में खुद को ही तकली बनाया था, उसका क्या जिसे इस वस्त्र पर नाज था? और उसका क्या जिसका इसी से अनाज था? रस्सी को ढील दो भाई, तनी हुई रस्सी ही गला घोटती है। जिनका गला नहीं घोटती, उनका भी दम तो घोट ही देती है। धन साधन है, इसे साध न बनाओ। पद माध्यम है, इसे जीवन के मध्य में न लाओ। आसमान की तरह बनो, लेकिन आसमान से अपनी दृष्टि न बांधो, वरना धरती की रौनक दिखेगी नहीं और आपको लगेगा कि रौनक है ही नहीं। यही दृष्टि दोष आपके अंतर को अंधेर कर देता है। प्रेयस के स्थान पर श्रेयस को अधिमान दीजिए। वो बोझ तत्क्षण उतर जाएगा जिसे उठाए आप अपने ही जीवन का कुली बन बैठे हैं। चार नातेदारों से नेह लगाइए, दो चार बेमतलब का दोस्त बनाइए। थोड़ा खेत खलिहान चौक चौराहा पर समय बिताइए। आंखों को सही सीध में रखो तो पता चले ऐसे कितने हैं जिनकी हंसी तुमसे है। और थोड़ी और सीधी करो तो पता चले कि ऐसे और भी बहुत लोग हो सकते हैं। यदि तुम अगल बगल देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे बिना तो मर ही जाएंगे। अपनी असीम इच्छा और अहम का जुआ उतार कर देखो तो तुमको डर भी कम लगेगा और आनंद भी ज्यादा मिलेगा। जीवन इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्त। साधारण बनकर देखो, जीवन सहज और इसका अर्थ असाधारण हो जाएगा। वरना तुम जी कहां रहे हो? तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें जी रही है और तुम उस मछली की तरह बन गए हो जो अरमानों की उंगली पकड़ जल से निकलकर जंगल की ओर चला गया है। नमस्कार, मैं रजनीश राज आप लोग का स्वागत करता हूं सेहंत आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपके सामने कुछ बातें करूंगा। वह मुद्दा उभरा है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के कारण। मैं किसी एक नायक की आत्महत्या तक इस मुद्दे को सीमित नहीं रखूंगा। आत्म की हत्या ये एक महामारी है। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्तर की महामारी रूपी समस्या के रूप में देखूंगा और इसके बारे में क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट्स, क्या कहता है सुसाइडोलॉजी और इसके पीछे कौन सा सोशियोलॉजी जिम्मेदार है, कौन सी आर्थिक नीति जिम्मेदार है, इस पहलू के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम पहले की तुलना में ज्यादा कामयाब जीवन की ओर जा रहे हैं या कि
जीवन में काम की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि जीवन ही दांव पे लग जाता है। ऐसे कई सघन मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आत्महत्या है क्या। यदि हम मेडिकल एंड लीगल टर्म के स्तर पर इसे देखें तो कहा जाता है कि जीवन के समाप्त होने का एक तो नेचुरल कारण होता है, दूसरा कोई डिजीज से जीवन का अंत हो सकता है, तीसरा हत्या हो सकती है और चौथा होता है कि जब व्यक्ति खुद की इरादतन हत्या कर देता है, उसके लिए कोई कारण जिम्मेदार होता है। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होने के बावजूद रेयर केस नहीं है। महामारी के तौर पर इसे देखने की बात इस वजह से उपजी क्योंकि WHO का कहना है कि 2020 तक आते आते 1.5 मिलियन लोग एक साल में आत्महत्या करेंगे। और इसमें भी एक रिमार्केबल बात यह है कि इससे 20 गुना ज्यादा लोग आत्महत्या करने का अटेम्प्ट लेते हैं। 1.5 मिलियन के आसपास तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे का मतलब ये कोई एबनॉर्मल असेसमेंट नहीं है, ये तो हर साल के बढ़ते हुए रफ्तार पर आधारित असेसमेंट, जिसे ये दिखता है कि द ट्रेंड इज टेकिंग अ डेंजरस ट्रेंड। यहां आपको यह भी समझना है कि 15 साल से लेकर 45 साल के लोगों के बीच मरने के 3 सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है आत्महत्या। यदि हम भारत के मामले को लेकर देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्डिंग ब्यूरो का कहना है कि इंडिया में लगभग 1,40,000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। और यदि ट्रेंड देखें तो आपको यह बात समझ में आएगी कि यह ब्यूरो तकरीबन 1967 से अपना रिकॉर्ड पेश करता है। पुलिस डिपार्टमेंट का जो FIR होता है उसके आधार पर ही यह किसी की हत्या को आत्महत्या डिक्लेयर करते हैं। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान से सभी प्रांतों और केंद्र शासित राज्यों के द्वारा जो ब्यौरे दिए जाते हैं उसको आधिकारिक स्तर पर प्रस्तुत करने वाला निकाय है यह। इसीलिए इसके द्वारा दिए गए ब्यौरे को बहुत ज्यादा रिलायबल भी नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि कंजर्वेटिव ब्यौरा है। बहुत सारी आत्महत्या के केसेस ऐसे हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं। यदि हम उन्हें छोड़ भी दे तो 1.4 लाख पर ईयर, और उसके ऊपर से रिमार्केबल बात यह है कि 1977 में 1 लाख के ऊपर 6.3 आदमी की आत्महत्या की कहानी थी, जो 2015 तक आते आते 10.5 पर लाख तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यानी कि हम एक तरफ तो यह दावा करते हैं कि वी हैव बिकम मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, वी हैव एंटर्ड इनटू द लाइफ ऑफ द अर्बन रेवोल्यूशन, द मेट्रो लाइफ, द नेफ्रो लाइफ, वी हैव रीच्ड अप टू द मून, वी हैव रीच्ड अप टू द मार्स। हमने प्रकृति के ऊपर नियंत्रण हासिल कर रखा है, हमने विज्ञान के बदौलत न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल कर रखी है। हम अतीत के काल से अपने काल को बेहतरीन बताते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा लगता है कि हमने प्रकृति पर नियंत्रण करते हुए जीवन को संकटग्रस्त तो कर ही दिया, साथ ही साथ मनुष्य की प्रकृति को इतना बदल दिया कि कई दफा अत्यंत ही कामयाब लोग भी अब जीने के प्रति नाउम्मीद हो जाते हैं। जीने के प्रति नाउम्मीदी की यह कहानी पहली कहानी नहीं है कि कोई मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लेते हैं। अतीत काल से ही आप पलट कर देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि
7 ग्रीक सेगास में से एक पेरिंडर ने आत्महत्या कर लिया था। रानी क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या किया था। नीरो जैसा राजा, वो कहते हैं कि व्हेन रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज फ्यूटलिंग, उसके जैसा राजा ने भी आत्महत्या किया था। लेकिन ऐसे केसेस दुर्लभ है। लेकिन जब आप मॉडर्न एज में आएंगे तो आपको इसकी प्रवृत्ति बढ़ती नजर आएगी। चाहे आप योकियो मुशिया का केस देखिए, जो जापान की 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी साहित्यकारा है, या आप नोबेल प्राइज साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे को देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी का लेखक, जिसने की जिंदगी जीने की शिक्षा दिया था। ऐसी शिक्षा कि 80 साल का एक बूढ़ा समुद्र में जीवन भर की अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए वह मछली पकड़ के लाता है जो समुद्र के किसी मछुआरे के बस में नहीं था। उसके जीवन की एकमात्र उपलब्धि यह थी कि उसने वो मछली पकड़ा था। यह मछली नहीं है, जीवन के सार को समझने वाला वो महान साहित्यकार अंततः अपने ही सीने में गोली मार लिया। कुछ तो बात रही होगी। इंसान सबसे ज्यादा स्वयं से प्यार करता है और उसके बाद स्वयं के ही जीवन की लीला का अंत कर देना। कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में कुछ ऐसी स्थिति उपजती है कि जिसके बाद लोगों को लगने लगता है कि इस जीवन में अब क्या रखा है। सुसाइडोलॉजी को लेकर जो पिछले दिनों का सबसे रिमार्केबल अध्ययन है, उसके तहत हम देखते हैं कि इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल थ्योरी का नाम लिया जा सकता है। इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सुसाइड यह कहता है कि व्यक्ति सुसाइड तभी करता है जब उसे यह लगने लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, अब मैं क्यों जीऊं। इसके बाद उसे क्या बात समझ में आती है, उसे यह लगने लगता है कि दर्द हम अधिक से अधिक सह सकते हैं। When the fear of the death is denied and the ability to take the pain is maximized, then the person enters into the zone of committing suicide. इस स्थिति में वो व्यक्ति भी आ जाता है जो दूसरे स्तर से, देखिए फ्लिप साइड ऑफ द क्वाइन को देखेंगे, सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो पता चलेगा कि वह संसार के निगाह में बहुत ही कामयाब आदमी है। उसके पास धन है, उसकी पहचान है, लोग उसकी एक झलक पाने के लिए ललायित होते हैं। और उस व्यक्ति को जो लाखों करोड़ों का चहेता है, उसे लग रहा है कि हम तो किसी के काम के ही नहीं हैं। आई एम बिकमिंग अ बर्डन, नो वन नीड्स मी। कहीं ना कहीं उसका जो स्टारडम है, उसकी जो कामयाबी है, वह एक खबर मात्र है, उसका पैसा एक अकाउंट मात्र है। उसके जीवन में रस घोलने में इसकी भूमिका खत्म हो गई है। तभी तो वह इस मानसिक स्तर तक पहुंचा। कहते हैं कि आत्महत्या का एक कारण यदि खोजा जाए, ओनली वन रीजन, कहते हैं डिस्पेयर इज द डिसिसिव रीजन एंड द होप इज द सॉल्यूशन। डिस्पेयर मतलब निराशा। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यह डिस्पेयर बड़े लोगों में कैसे आ गया। डिस्पेयर के पीछे यदि हम समझने की कोशिश करें कि सीक्रेट क्या है, तो वह डिजायर है। डिजायर चाहे धन का, चाहे ख्याति का, चाहे प्रभुत्व का, वो डिजायर जब अनफुलफिल्ड रह जाए,
इवन की पार्शियली फुलफिल्ड हो, लेकिन अप टू द एक्सटेंट व्हाट वी वेर एक्सपेक्टिंग इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आता है, उस फ्रस्ट्रेशन के साथ में समस्या क्या होती है? सामान्य आदमी की उम्मीदें छोटी होती है, तो ऐसे में उनकी उम्मीदें हो सकता है कि उसके सामान्य प्रयास से, हो सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हो सकता है किसी दूसरे की सहायता के बदौलत हासिल कर ली भी जाए। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती है कि जब तक कि सारे के सारे लगन मिल न जाए, सारे के सारे सितारे उसे कामयाब करने में सक्रिय न हो जाएं, उनकी उन आकांक्षाओं की तृप्ति मुश्किल होती है और थोड़े से उनका पेट नहीं भरता। पेट का मतलब मन नहीं भरता। पेट भरने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो गांधी ने कहा था ना कि हमारी प्रकृति ने इतना दिया है कि जिससे कि हर किसी की जरूरत की पूर्ति हो सकती है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती। जब व्यक्ति इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है, उसी अतृप्त इच्छा से जो निराशा पैदा होती है, उसी से डिस्पेयर पैदा होता है। अब यह समझना होगा कि आत्महत्या जैसा निर्णय कोई व्यक्ति एक पल में नहीं लेता है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर मोमेंट when you entered into the negative direction and the negative zone. In fact, it's a process. लंबे समय तक उस मानसिक अवसाद से गुजरने के बाद व्यक्ति आत्महत्या जितने ठोस कदम तक पहुंचता है। उस अवसाद के दौर में वह व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे भी विफल होता है। यह एक व्यक्ति मात्र की लालसा की अतृप्ति से उपजा हुआ महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि इस दौर में वह एक परिवार के साथ था, वह एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ था, उसके कुछ दोस्त होंगे, उसका एक समाज होगा, वो क्या कर रहे थे? या दूसरा प्रश्न यह उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के भौतिकता की आपाधापी में हम ऐसी दिशा अपना लिए हैं कि हम अब किसी के नहीं हैं, कोई हमारा नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अदर्स इन आवर लाइफ एंड वी आर नॉट केयरिंग टू बी लाइक अ कम्युनिटी इंटरफेरेंस इन द अदर्स लाइफ। इसके कारण मानसिक अवसाद एक बार जब शुरू होता है तो उसमें मवाद बढ़ता चला जाता है और वही स्थिति अंत में आत्महत्या के स्तर तक पहुंचाती है। यानी कि हम इसे दूसरे एंगल से देख सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल का डिमाइस नहीं होता है या डिसीजन नहीं होता है। कहते हैं अप टू द ग्रेटर एक्सटेंट मैन इज अ टेक्स्ट विच इज द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन पर उसके समाज के द्वारा बहुत कुछ लिखा जाता है। यदि हम सामाजिक एंगल पे देखें तो सबसे पहला एक पक्ष ये नजर आएगा कि मनुष्य का दो रूप है, स्त्री और पुरुष। स्त्री होने के नाते कई लोग आत्महत्या करते हैं। वो जेंडर का इशू है। आप गौर करके देखेंगे कि जैसे जैसे मॉडर्न एज आया है, महिलाओं की दशा में सुधार की कई कहानियां लिखी गई हैं और इसके कारण जहां महिलाओं की दशा में सुधार है वहां पर उनके आत्महत्या के दर में कमी आई है। बतौर उदाहरण लेकर देखिए, WHO कहता है कि यूरोप में 4 पुरुष के ऊपर 1 महिला आत्महत्या करती है। अनुपात देखिए, 4 और 1। और यदि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की ओर चलें
इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वह कहानी यह है कि 3.1 पर 1 का अनुपात है। लेकिन जैसे ही हम साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया की ओर आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी कहानी कैसी है। 1.34 के ऊपर 1, और इंडिया भी ठीक लगभग उसी के बराबर है, 1.5 के ऊपर 1। यहां भी यह बात स्मरणीय है कि महिला की आत्महत्या पुरुष की आत्महत्या से कम है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से जो डेवलप्ड है उनकी तुलना में भारत की महिला की आत्महत्या का केस ज्यादा है। यहां एक बड़ा वजह यह होता है कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अनेकानेक कारण ऐसे हैं। जिस जोन से महिलाओं को वंचित रखा गया है, क्योंकि वो आर्थिक जोन में उतनी ज्यादा निर्णायक नहीं है, तो वहां से जो अवसाद पैदा होगा वो उनके जीवन को नहीं ग्रसेगा। अहंकार और अहम की भावना से जो अवसाद पैदा होता है वो महिलाओं को उतना ज्यादा नहीं ग्रसित करता है। उनकी आत्महत्या का सबसे बड़ा वजह खोजिए यदि, तो आपको यह नजर आने को है कि 32% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। वो महिलाएं जो आत्महत्या कर रही हैं, उनमें से 100 में से 32 डोमेस्टिक वायलेंस के कारण मरती हैं या आत्महत्या करती हैं। उनमें से 8 डॉरी के दबाव में, उनमें से 7 ऐसा है जिनका कि पति के साथ में मेल नहीं हो पा रहा है, और 6 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेम संबंधों के फेलियर के कारण आत्महत्या कर रही हैं। तो महिला का मुद्दा है यह एक सामान्य मानवीय मुद्दा नहीं है, स्पेशल जेंडर का प्रश्न है। अब दूसरे एंगल में चलकर देखें कि कहां एक सामाजिक व्यक्ति की हत्या होती है आत्महत्या के रूप में, वह है आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष में हम देखते हैं कि डिस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये महत्वपूर्ण कारण है। पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स रोजगार की कामना में दर बदर भटकते हैं और रोजगार न मिलने के कारण जो उनका सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, उनकी अतिरिक्त आकांक्षा के कारण वो आत्महत्या करते हैं। इसके आगे के चरण में चलकर देखें तो समस्या और गंभीर हो जाती है कि चूंकि हमारा इकोनॉमी इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड होता चला जा रहा है, कैपिटलिस्टिकली कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जा रहा है, तो ऐसे में हाई होप्स जगते हैं, और उन हाई होप्स के बीच में कभी कभी जॉब मिलता है और फिर वही अचानक हाथ से निकल जाता है। और जब वो हाथ से निकलता है तो दिक्कत क्या होती है, हम एक सेटल्ड लाइफ तक पहुंच चुके होते हैं, और उस सेटल्ड लाइफ से जब नीचे गिरते हैं तो प्रेमचंद ने लिखा है कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उस जहर को इंसान जब नहीं जी पाता तो फिर लिक्विड वाला जहर पी लेता है। इसका तीसरा पहलू आपको यह नजर आने को है कि डेट इज द रीजन which has become the most prominent region, particularly the countries like India, which is a developing one. इन विकासशील देशों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, चाहे किसान हो, चाहे छोटे मोटे कारोबारी या बड़े कारोबारी तो पैसा लेकर फिर तमाम प्रकार का पॉलिटिकल बैकअप लगा लेते हैं, वो कुछ न कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मझोले, छोटे और किसान के स्तर के कारोबारी हैं, वो जब ऋण लेते हैं और ऋण नहीं चुका पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। पर्टिकुलरली इंडिया में जो एलपीजी का दौर आया है, उसके बाद से जो प्रोस्पेरिटी की आकांक्षा जगी है, उस आकांक्षा ने एक ऐसे डेट ट्रैप को जन्म दिया है जिस डेट ट्रैप ने लाखों लोगों को मृत्यु के कगार तक पहुंचा दिया है। इस पूरे प्रोसेस में एक बात बहुत रिमार्केबल है कि क्या यह कैपिटलिस्ट सिस्टम बेहतर जीवन पद्धति का
माध्यम है। हमें गौर करना पड़ेगा, इसके ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, ठहर कर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह के पल्ला झाड़ नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम रूट तक नहीं जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गेट द फ्रूट। मामला कैपिटलिज्म का है। हम साधनों और अधिशेषों के, मैंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सरप्लस के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जब तक की गहराई से नहीं विचारेंगे, ये इकोनॉमिक डिस्टिट्यूशन, डिप्राइवेशन, डेट ट्रैप बना रहेगा और इनके कारण होने वाले आत्महत्याएं कमोबेश जारी रहेंगी। उसके बाद आप एक और बात देखेंगे कि कैपिटलिज्म की एक बड़ी समस्या बाजारवाद की है। बाजार वो जगह है जहां आपकी काम की चीजें मिलती हैं। आप अपनी मेधा से बनाई हुई चीजें, उनकी सेवाएं लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग अपनी जरूरत के मुताबिक उसे खरीदते हैं। यह बाजार है, यह तो आवश्यक चीज है। लेकिन बाजारवाद एक अलग चीज है। इसमें वस्तु हो या सेवा, उसका निर्माण करके लोगों को इसके प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए दुनिया भर का मार्केट है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है और उन सब के माध्यम से जरूरत पैदा की जाती है। वहां जरूरत की चीजें नहीं मिलती है, चीजें पहले तैयार की जाती हैं, जरूरत बाद में पैदा की जाती हैं। और ऐसी वस्तुओं और ऐसी सेवाओं के उपभोक्ता जब कभी अपने लग्जरी के मकान से नीचे गिरते हैं, उसके बाद वो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसी क्रम में एक समस्या इस बात की भी हो जाती है कि व्यक्ति अपने इकोनॉमिक स्टेटस के साथ अपने सोशल स्टेटस को अटैच कर देता है और जब उसका सोशल स्टेटस उसके हाथ से निकलने लगता है तो वह उसी स्टेटस के अभाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर वह अपने लाइफ से निराश होकर आत्महत्या जैसी स्थिति तक पहुंच जाता है। तो हमें ओवरऑल इसे कैपिटलिस्टिक मॉडल के अल्टरनेटिव के लिए एक अवसर विचारने की तरह देखना चाहिए। अब हम इसके अगले पहलू की ओर चलकर देखते हैं कि मरने वाले लोग ज्यादातर कौन हैं। यदि हम इस पर विचार करके देखें तो शायद हमें एक नई दृष्टि मिलेगी। 60 साल या उससे ऊपर के लोग जब आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 25% केस तो सीधे सीधे इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बीमार बहुत ज्यादा हैं, उनका शरीर अब आगे ठीक होने वाला नहीं है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू बियर द पेन एंड दे आर होपलेस, तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे बड़ा लॉट जो सुसाइड कमिट करने वालों का है वो 15 से लेकर 45 के बीच का है, कि जब अरमान जगने लगते हैं और जब अरमानों को पूरा करने का खुद का दबाव तो होता ही है, जिम्मेदारी निभाने का भी दबाव होता है। इसी दौर में आत्महत्या ज्यादा होती है। इस दौर की आत्महत्याओं में आप देखेंगे कि नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि इंडिया में लगभग 9,000 प्रति वर्ष विद्यार्थियों की आत्महत्या की कहानी है। 9,000 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी ईयर। और भी लोग हैं, क्योंकि 45 साल के एज को हम शामिल कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। इन सब लोगों के बीच दो पहलू बहुत रिमार्केबल है। एक जो मैंने अभी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल, या सोशलिस्ट के बजाय हम चाहें तो ट्रस्टीशिप के मॉडल, या चाहें तो कोई और चौथे मॉडल की बात कर सकते हैं, ये अभी उस विषय का डिटेल डिस्कशन एक्सपेक्ट नहीं करता है, हम बाद में कभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बाजारवादी कैपिटलिस्टिक कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल है, दैट इज टू बी क्वेश्चन्ड। दूसरा पहलू है कि हमने जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था डेवलप किया है, हमने जिस प्रकार से लोगों के दिमाग में भौतिकता की आकांक्षा का दबाव डाल दिया है, हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि एक मानव को प्रकृति के साथ, जैव मंडल के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए बेहतर मानव बनने की दिशा में सोचना चाहिए। उसे जो 4 ऋण की कहानी थी, जो 4 पुरुषार्थों की कहानी थी, जो 4 आश्रमों की कहानी थी, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के संतुलन पर आधारित जीवन पद्धति की कहानी थी, उसके साथ उनका तालमेल स्थापित होना चाहिए। हम उसे छोड़ते जा रहे हैं और व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ, यदि वो विद्यार्थी है तो बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए मशीन की तरह काम करने की प्रेरणा देते हैं। यदि वह कंपीट कर रहा है किसी एग्जाम में तो उसको यह कहा जाता है कि यदि तुम उसमें पास कर गए तो कामयाब, नहीं तो नाकामयाब। वह आसमान देखने के आदतों से ग्रस्त हो जाता है, जमीन से उसका वास्ता टूट जाता है। और जब कभी आसमान में कोई आंधी आती है, जमीन का तो था नहीं, आसमान का रहा नहीं, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। व्यक्ति को एक पांव अपनी जमीन पे रखना चाहिए। जमीन का मतलब है परिवार में, समाज में, दोस्तों के बीच, प्रकृति के साथ, चाहे मंडल के साथ मिलकर जीने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज द इंडियन वे ऑफ लाइफ। हम उसे छोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वह संसार भर की समस्याओं का मुकाबला कर सके। अरे उसमें तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वह अपने ही मानसिक अवसाद का मुकाबला कर सके। और जब उसको संसार मिलकर मानसिक अवसाद देना शुरू कर देगा तो अवसाद इतना ज्यादा गहरा होगा कि उसकी गहराई में वो डूब के मरेगा। उसे बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार, उसका दोस्त, उसका समाज, उसकी संस्कृति। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े रिसर्च की कहानी आपके सामने आती है कि जुकरबर्ग ने यह कहानी बताया कि कम्युनिस्ट चाइना along with some other communist countries, जहां एथिस्ट लोग हैं, नास्तिक, वहां पर आत्महत्या ज्यादा है। क्यों? मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि धर्म अफीम है। खैर, धर्म की कहानी ज्यादा डिटेल में हम यहां नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि भगवान ना उम्मीदों की उम्मीद है, वह हरे का हरिनाम है। जब भगवान है तो लोगों को इस बात का यकीन रहता है कि भोले सब भला करेंगे। कोई है जो देख रहा है, वो अन्याय नहीं होने देगा। हो सकता है कि हम पिछले जन्मों की किसी बुराई का परिणाम भुगत रहे हैं, हो सकता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। इस जन्म में हमने यदि आत्महत्या कर लिया तो हमें नरक मिलेगा। ऐसे कई कारण हैं कि जिसके वजह से इंसान आत्महत्या नहीं करेगा। यह मानता हूं कि धर्म के नाम पर धंधा भी होता है, लेकिन यदि धर्म के नाम पे धंधा होता है तो धंधा को रोकना चाहिए कि धर्म को रोकना चाहिए। हमने देखा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के प्रोपाउंडर्स एंड फॉलोअर्स हैं, वो धर्म के धंधा पर हमला नहीं करते, वो सीधे धर्म पर हमला कर देते हैं। धर्म के नाम पर सती प्रथा भी चलाई गई है, धर्म के नाम पर संथारा की पद्धति भी चलती है, और इससे आत्महत्या बढ़ती है। उसे रोकना चाहिए, लेकिन धर्म जिंदगी से निराश लोगों की उम्मीद भी है। और आप समझ लीजिए कि चूंकि यह कोई 1-2 व्यक्तियों की दुर्भाग्यजनक घटनाएं नहीं है, लाखों लाख लोग मर रहे हैं प्रत्येक साल, तो ऐसे में भगवान यदि लोगों का संबल बनता है, यदि वो संबल ना होता तो शायद संख्या करोड़ों में होती। क्योंकि सबसे ज्यादा वंचित कौन है? गरीब। और उसका सबसे बड़ा सहारा कौन है? भगवान। अब भगवान छीन लेंगे तो बेसहारा लोग सर्वथा बेसहारा होकर आत्महत्या ही कर लेगा। इस तरीके से हमें अपनी संस्कृति की जमीन से भी जुड़े रहना चाहिए। इन सारी बातों के अतिरिक्त हम यदि इस पहलू की ओर चलें कि आज के डेट में
आत्महत्या से बचने के कुछ ठोस उपाय की बात यदि करें तो सोशियो पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल बातों के अलावे कुछ लीगल इनिशिएटिव्स, कुछ पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि हमने देखा कि 1980 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में जापान में आत्महत्या की कहानी बहुत विकसित होती जा रही थी। वो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज में से सबसे ज्यादा हार्डली हिट था, लेकिन 2006 तक आते आते जापान ने आत्महत्या के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ दिया और अभी हम देख रहे हैं कि उसकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो चुकी है। यूएसए जैसा कंट्री अभी तक जापान जैसा इनिशिएटिव नहीं ले सका है, कैंपेन नहीं बना सका है, इसलिए यूएसए में हम देखते हैं कि आत्महत्या का दर बढ़ता जा रहा है। वहां अभी के डेट में 1 लाख में तकरीबन 11-12 के बीच की कुछ संख्या है जो आत्महत्या कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि दुनिया के प्रत्येक देश में आत्महत्या की महामारी को समझते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, जीवन की सही शिक्षा स्कूली पढ़ाई के अंदर जरूरी है। नंबर 2, हमें कम्युनिटी इंटरफेरेंस एंड फैमिली लाइफ एंड फ्रेंड्स की भूमिका को एक्सेप्ट करके उसे रिवाइव करने का रास्ता खोजना पड़ेगा। दुनिया के हर युग में, विकास के हर युग में उसके सामने एक दुविधा रही है कि अपनी प्रगति और पीछे की परंपरा और परंपरा के दौर की सामाजिक व्यवस्था के बीच में तालमेल कैसे बिठाए। प्रगति के लिए आप यदि पूरे के पूरे सामाजिक जीवन को छोड़ देंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, और हम पुराने सामाजिक जीवन को जीने के नाम पर प्रगति छोड़ दें तो यह व्यवहारिक बात नहीं होगी। तो हमें कोई मध्यम मार्ग खोजना पड़ेगा, लेकिन हमें इसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। इसके बाद अगले पहलू की ओर चलकर देखें तो व्यक्ति को धन मात्र के बल पर और पद मात्र के बल पर कामयाब बनाने की हमारी जो जीवन पद्धति है, हमें उससे बचना होगा। उसके जीवन में अन्य सही कई कारक हैं जिनके जगह को इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्त, जैसे कि ऐसे लोग जिनके सामने वह अपने मन की सारी बात कह सकता है, ऐसे लोग जो उसको जज नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो उसके सामने उसकी बुरी बात को बुरी कह देंगे लेकिन बाहर लोगों के सामने उसे अपमानित नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की खोज करनी पड़ेगी। बाजारवाद का शिकार होके पैसे के रेस में भागते हुए व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि एक दिन सारा पैसा यहीं छूट जाएगा और तुम एक ऐसी मानसिक अवस्था में चले जाओगे जहां तुम्हें लगने लगेगा कि जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बचने के लिए आपको दोस्त की जरूरत होगी। आपको संगीत सीखना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहिए, डेली अपने जीवन के चर्या में इसे शामिल करना पड़ेगा। और जब कभी आप अपने दोस्तों को इस तरह के गीत में उलझे हुए देखें कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो जब आपको यह लगने लगे कि वो कह रहा है कि ए जिंदगी मुझे अब तेरा एतबार ना रहा, तो आप सतर्क हो जाइए, किसी दिन खबर दे सकता है। वो आपको खबरदार हो जाना चाहिए, नहीं तो खबर दे देगा। अभी के डेट में क्लिनिकल साइकोलॉजी में साइकेट्रिक्स का एक बहुत बड़ा तबका उभरता जा रहा है जो इस तरह की समस्याओं का समाधान देता है। यदि गहराई से देखें तो मानसिक अवसाद जो है वह सिर्फ और सिर्फ सोचने की गलत प्रक्रिया नहीं है, यहां तक कि जब वो एडवांस लेवल पे जाता है तो वह एक प्रकार की बीमारी हो जाता है। उसके लिए एडवांस लेवल के साइकेट्रिक्स की जरूरत तो होती है, लेकिन एक बात आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिक कौन हो सकता है।
नॉर्मल लाइफ में आपकी फैमिली, आपकी मां, आपके पिता, आपका भाई, आपका दोस्त, जिनके साथ आप मिलते जुलते हैं, आप सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे, रात में थके हुए आएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह में जाएंगे, फिर रात में आएंगे। आप एक रूटीन के तहत कोल्हू का बैल बन जाते हैं, और उस कोल्हू के बैल को बतौर पारितोषिक क्या मिलता है? ज्यादा पैसा। उस पैसे से क्या करता है? संडे के दिन छुट्टी में जाएगा, बाजार में वस्तुएं खरीद लेगा, अच्छे अच्छे खाना खा लेगा, और इस तरीके से कुछ महंगी चीजें खरीद कर अपने जीवन के तमाम जरूरतों की पूर्ति समझ लेगा। ये उसके अहम की तुष्टि है। और जैसे उसका ये अहम टूटता है, वो तो पहले से कंगाल था, जीवन जीने की सारी उम्मीद छोड़ देता है, वो आत्महत्या कर लेता है। आपको जीवन में रस भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कई तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले जो बॉडीज हैं, उनका मानसिक चिकित्सकों के साथ में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लोगों के जीवन में उन सामग्रियों की उपलब्धता दुर्लभ करनी पड़ेगी जो आत्महत्या को संभव बनाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। यदि कोई मानसिक अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति है और उसको यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो किसी भी दिन उसका इस्तेमाल करके जान दे देगा। इंग्लैंड में 1970 तक इसी के इस्तेमाल के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा थी। जैसे ही उसके इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाया गया, आत्महत्या की प्रवृत्ति घट गई। हिंदुस्तान में आप देखेंगे सल्फास खा के आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे सरकार ने इससे दुर्लभ बनाना शुरू कर दिया। कई तरह के जंपिंग पॉइंट्स किसी शहर में हुआ करते थे जहां पर कूद के लोग आत्महत्या कर लेते थे। वैसे से ब्रिजेस को यदि बैरियर के रास्ते कंट्रोल कर लिया गया है तो आत्महत्या की संभावनाएं घट गई है। इस तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की भी जरूरत होती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जिंदगी अनमोल है, अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है, ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति है, और यह कृति आपके रूप में संसार में आपके मां के कोख में उनका खून पीकर तैयार हुई है। वह पिता के आंखों का सपना है, वह भाई बहनों के जीवन का उत्सव है। आपकी कामयाबी महत्वपूर्ण है लेकिन निर्णायक नहीं। आप कामयाब हों तो अच्छा लगेगा, लेकिन नाकामयाब होने के बावजूद आप हमको अच्छे लगेंगे। आप पहले, कामयाबी बाद में। कभी कभी आप थोड़े को ही पूरा समझ लेते हैं, ये दृष्टि दोष है। इस दृष्टि से ऊपर उठिए, अपने जीवन का सम्मान कीजिए, आप सम्मान के लायक रहेंगे। आप अपना सम्मान कीजिए, दुनिया आपका सम्मान करेगी। धन्यवाद।